देखिए मधु जी कोर्ट के भीतर हुआ है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने आपत्ति जाहिर की है ज़रूर, पर ये चिंता की बात है। मतलब न्यायपालिका को जो लोग चलाते हैं और जो उसके स्टेक होल्डर हैं, मतलब जज हैं और जो अच्छे वकील हैं, जो अच्छे नहीं हो सके ज़िंदगी में वो भी वकील हैं, उन सबको भी इस पर बोलना चाहिए कि कोर्ट के भीतर अगर इस तरह की मारपीट की घटना हो तो बहुत दुखद घटना है। ये सिर्फ हमें मारा गया है, हमारे साथियों को मारा गया है, ये चिंता की तो बात है ही, लेकिन अदालत के भीतर जहाँ वो आखिरी सीढ़ी है जहाँ हम इंसाफ के लिए जाते हैं और वहाँ पहले से 100 लोग जमा हो, जज बन के हो, जज से पहले जज बन जाएं, ये कितना ख़तरनाक है। ये किसी के लिए भी ख़तरनाक है। क्या ये लोग अगर ये इतने रक्षक बन के आए हैं तो क्या ये गारंटी दे सकते हैं कि बाकियों के साथ ये इंसाफ़ी कर रहे हैं? क्या बहुत भला ऐसा हो रहा है? ऐसा तो हो नहीं रहा है ना। तो ये ख़तरनाक एक प्रवृत्ति है और इससे आप मीडिया को डराते जाएं। एक डरपोक मीडिया जो है ना, वो लोकतंत्र को मार देता है, क्योंकि वो एक डरपोक मीडिया रहेगा, डरपोक पत्रकार रहेंगे तो जो मतदाता होता है, जो नागरिक होता है, वो भी मरा सा हो जाता है। उसको ताकत हमारी बातों से मिलती है। वो देखना चाहता है गणेश शंकर विद्यार्थी से बड़ा पत्रकार तो कोई नहीं हुआ, मोहम्मद मुनीस से तो बड़ा कोई पत्रकार नहीं हुआ। उन लोगों का कहना था उस दौर में कि पत्रकार को सत्ता के विरोध में होना चाहिए हमेशा। जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जान मार दिए गए, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर की सड़कों पे, उनका ये कहना था कि हमको सबके सरकार के विरोध में होना चाहिए। तब की बात है, आज़ादी से पहले की बात है। तब यह हम लोग उस परंपरा से आते हैं। कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, हमारे अंदर सब है, लेकिन क्या हम मार दिए जाएंगे इस तरह से पकड़ के? रवीश जी, आप ये बताइए कि ये जो चैनल्स में चला रहे हैं कि जो भी इनको कोई भी सपोर्ट देते हैं तो वो एंटी इंडियन है। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करें तो ये आप क्या समझते हैं कि जो चैनल ने स्लोगन्स और ट्विटर पर कैंपेन शुरू किए हैं कि ये एंटी इंडियन लोग हैं, ये ऐसे हो सकता है कि यू आर फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच बट यू आर वेरी पेट्रियोटिक? देखिए, ये एक राजनीतिक मामला है। ये जो कुछ चैनल हैं जो इस तरह के भाषण देते हैं, जो मैं कहता हूं कि टीवी देखना बंद कर दीजिए, मत देखिए। अगर इस तरह का एंकर अगर ये करेगा, वो कौन होता है किसी को चिन्हित करने का, निशानदेही करने का कि आप भारत विरोधी हैं? क्या पता ये काम करके वही भारत विरोधी काम कर रहा है कि लोगों को आवाज़ उठाने का मौका नहीं दे रहा है। अगर हर बात को अगर आप भारत विरोधी बताएंगे तो सबसे बड़ा देशभक्त वो न्यूज़ एंकर बन गया क्या, जो अपने एक फालतू के विषय को चुनता है और लाखों ऐसे विषयों को कबाड़ में डाल देता है जिसमें जनता के हित जुड़े रहते हैं, जो जनता परेशान रहती है, उसको छोड़ के और पत्रकारिता पे भाषण दे के ये भाषण दे रहा है कि कौन लोकतंत्र का विरोधी है, कौन देशभक्त है। तो ये दर्शक को समझना चाहिए कि वो आदमी जो आप पहचान कर रहा है कुछ लोगों का कि ये देशभक्त नहीं है, देशद्रोह है, तो ज़रा उसको देखते हुए वो याद तो करें ना कि आखिरी बार उसने कब लोगों के हितों पर बहस की है, कब उसने आखिरी बार उन जगहों पे गया है जहाँ पे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, कब वो आखिरी बार उन जगहों पे गया है जहाँ पे लोग इलाज के लिए मर रहे हैं। सिर्फ टाई कोट और एक कैमरा मिल जाए और प्राइम टाइम का स्लॉट मिल जाए और उस पर आप कुछ भी भाषण देने तो चलेगा नहीं ना। आप कर सकते हैं, लोकतांत्रिक आज़ादी। हम आपके लिए तो नहीं कह रहे हैं कि भाई आपको मार दिया जाना चाहिए या आपको देशद्रोही कहना चाहिए। हम तो अपने लोकतांत्रिक जगह से उसका अधिकार का इस्तेमाल करते हुए एक आलोचनात्मक पक्ष रख रहे हैं। ये भी दावा नहीं कर रहे कि हम अंतिम रूप से सत्य बोल रहे हैं। हम कौन होते हैं सत्य बोल रहे हैं? और जो भी इस दुनिया में दावा करे कि वो सत्य बोल रहा है, चाहे वो पत्रकार, अगर वो पत्रकार है तो कम से कम दर्शकों को तो थोड़ा एक बार अपनी कुर्सी से उठ के बालकनी में चले जाना चाहिए, वापस आके देखना चाहिए कि वो क्या बक रहा है। रमेश जी, आप ये क्या समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम चलते हैं तो आप जनता को की मेंटल स्टेट क्या समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा टीआरपीज़ लेते होंगे? टीआरपी आती होगी, लेकिन मैं लोगों के बीच में जाता हूं और मुझे बड़ा भरोसा होता है। अगर आप कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया छोड़ दें और ये डिबेट टीवी देखना बंद कर दें, मैं जब करता था तभी मैंने लेख लिखा था ये जनमत की मौत का इंतज़ाम है। इसमें ओपिनियन नहीं बन रहा, तथ्य नहीं आ रहे, जानकारी नहीं है, दो धारणाएं हैं, आप अच्छी हैं, मैं बुरा हूँ, और दोनों के बीच में उन्हीं धारणाओं को लेकर एक नूरा कुश्ती चलती रहती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो दर्शक हैं या तो वो आपके सपोर्टर बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो मेरे सपोर्टर बन सकते हैं, उन तक कोई सूचना नहीं पहुंच रही कि ये हमारे आपके बीच में झगड़ा हुआ तो किसने पहले हाथ उठाया, किसने क्या बात की, उसका संदर्भ क्या है। इन 3 बातों पे चर्चा किए बिना अगर हम और आप अच्छी हैं या मैं बुरा हूँ या मैं ही सबसे अच्छा हूँ आप सबसे बुरी हैं,
इस तरह से एक धारणा बनाने की कोशिश हो रही है। और ये डिज़ाइन है, ये पूरे देश में दुनिया भर में चल रहा है ये जो डिबेट टीवी आया, और इसी में ये जो हाय हाय हज हज और भाई भाई किए जा रहे हैं, 2 बात किसी ने पूरी नहीं की कि फिर तीसरी बात आ गई, तो उसमें क्या ओपिनियन बन रहा है? मैं तो लोगों से भी पूछता हूँ कि आप किस लिए ये टीवी देखते हैं, और आपको देख के आपकी जो खुजलाहट है, जो कुंठा है, उसको शांति मिलती है या आपको जानकारी मिलती है? इन दोनों में वो अंतर तो करते होंगे ना। मुझे लगता है कि वो अंतर कर लेते हैं, अंत में वो समझ जाते हैं कि क्या है। इसलिए आप इतना भयभीत भी नहीं हूँ, लेकिन ये चिंताजनक स्थिति तो ज़रूर है कि हर बात पे क्वेश्चनिंग इस तरह से हो रहा है कि वो देशभक्तों का साथ दे रहे हैं। यहाँ पे कोई देशद्रोहियों का साथ देने तो आए नहीं है। यहाँ वो कहाँ गए जो हमारा साथ देने नहीं आ रहे हैं? यहाँ पे तो कायदे से जजों को होना चाहिए था, यहाँ पे वकीलों को होना चाहिए था। हम तो देशद्रोहियों का साथ देने के लिए नहीं आए। अगर कोर्ट के भीतर अगर पत्रकार को मारा गया है, कल वो गरीब आदमी जो किसी बड़े आदमी के द्वारा सताया गया है, अदालत की दहलीज पे जाता है इंसाफ के लिए, और उसको 100 वकील मिलके उसको मार दें, और वो गरीब आदमी मैं नहीं हूँ, वो जो टीवी के सामने जो आपको ये खोल के जो सुन रहा है वो गरीब आदमी, मैं उसको गरीब कह रहा हूँ, क्योंकि वो तो अकेला जाएगा ना। वो हर बार हमको आपको और कैमरा लेके तो कोर्ट के परिसर में नहीं जाएगा। वो अगर अकेला जाएगा, अगर कोर्ट के दरवाजे पे 10 वकील उसको घेर के मार दें, तो फिर इंसाफ की अवधारणा कहाँ रह जाती है? इसलिए ये जो मार्च है, और मैं पूरा प्राइम टाइम इसी पे कर रहा हूँ, ये मार्च पत्रकारों के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं आया, मुझे उनकी चिंता भी नहीं है। इससे पहले तमाम सरकारों में उन पर हमले हुए हैं, होते रहे। मैं ये चाहता हूँ कि लोग चिंता करें 2 बातों के लिए, कि अगर ये डरपोक पत्रकार होगा, वो डर जाएगा, तो वो मर जाएंगे, अपने ड्राइंग रूम में एक मरे हुए आदमी की तरह रहेंगे। उनके पास सब चीज़ रहेगी, गाड़ी बंगला सब चीज़ है, सब सुख सुविधा रहेगी। और दूसरा, जब वो इंसाफ के लिए जाएंगे अदालत की दहलीज पे, तो उनके साथ क्या हो, और उनको पता नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है देश में। तो उनको पता नहीं लगेगा। अगर वो कोर्ट में पता लगना चाहिए था, अगर तब भी अगर वो देशद्रोहियों का ही कोई मामले की सुनवाई हो रही है, तब भी वहाँ पत्रकार को तो होना ही चाहिए रिपोर्ट करने के लिए, ताकि हर तरह की बात, क्या बहस हो रही है, क्या दलील दी जा रही है, तो सामने आना ही चाहिए। इसको कैसे कोई रोक सकता है? रवि जी, इसके आगे आप समझते हैं कि पत्रकारों को क्या करना चाहिए कि कुछ नतीजा निकले इससे? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जब हरियाणा में पत्रकारों को मारा गया तो याचिका दी गई हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार को, और कोई उस पर कोई किसी ने अभी तक उस पर अपना जवाब तक फाइल नहीं किया, जबकि पिछले सितंबर या अगस्त की घटना है वो। मुझे लगता है कि अदालत को इसको संज्ञान लेना चाहिए, और हम लोगों को और थोड़ा सा इसे पुश करना चाहिए कि हमारी सुरक्षा का दायित्व लोकतंत्र के हित में है। हम तो ऐसे ही कोई अधिकार नहीं, जब जो चाहता है वो निकाल देता है, 2 मिनट के अंदर हम सड़क पर आ जाते हैं। तो अगर लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोग जिनको चुन के भेजते हैं, अगर वो हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगी काम करते समय, जब तक हम पत्रकार हैं तब तक तो भयावह स्थिति है। उन्हीं का दायित्व बनता है कि वो कम से कम हमारी रक्षा। कहीं पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, कल को ये पुलिस आके कहे कि हमें भी मार दे, वो कहे कि हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाठी चार्ज कर रहे हैं, क्या उसी की दलील अंतिम मानी जाएगी? तो ये एक बात होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधान न्यायाधीश जो हैं, मैं तो ये भी उम्मीद करता हूं कि उन्हें जब बुलाया जाए तो वो भी इस मार्च में आए। ये जरूरी है, क्योंकि कोर्ट के भीतर हुआ है, और ये सिर्फ पटियाला में नहीं हुआ, कुछ दिन पहले लखनऊ में हो गया, इससे पहले निर्भया केस के कांड में हो गया है। कोई तर्क है, दलील है, चल रही है। हमारी अदालतों ने इतना शानदार तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों का साथ दिया है, तो उन्हें इस मामले में भी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप कोर्ट के भीतर पत्रकार को मारेंगे। अगर कम से कम हमारी अदालतें हमारी रक्षा वहाँ नहीं करेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, किसके पास जाऊँगा? आज उन्हें बैरिकेड लगाए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते। अगर ये बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़े, फिर तो वही लाठीचार्ज चलेगा। नहीं, ये भी एक तरीका है कि लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, और वो ठीक है कि प्रदर्शनों का एक व्यवस्था है, ये भी हमें उजागर करना चाहिए कि हमें आगे तक नहीं जाने दिया गया है, जबकि ज्ञापन तो प्रधान न्यायाधीश को देना ही चाहिए और वहाँ तक पहुँचने की व्यवस्था करें। अगर उसे नहीं जाने देते हैं तो किसी भी स्थिति में जो व्यवस्था है उसे तोड़ने के पक्ष में तो मैं नहीं रहता हूँ कि ठीक है, ये हम बताएंगे ज़रूर कि हमें आधे रास्ते में रोक दिया गया, हमें सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाने दिया गया। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो जो भयंकर वकील हैं वो भी उस तरफ से जो अपनी गाड़ियों से इधर आ जाएं, हमसे बात करें, और इतना तो कहें कि कोर्ट के भीतर ये सब नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। वो तो कचहरी के आज अंदर है, पैसे बना रहे हैं। हाँ, वो पैसे बना रहे हैं, पैसे हम भी बनाते हैं, सब किसी को अधिकार है पैसे बनाने का, लेकिन ये गलत हो रहा है। अगर ये लगातार एक के बाद एक होता चला जाएगा तो सब डर जाएंगे। मतलब नए पत्रकारों को भी क्या कहेंगे, हमें भी फैसला करते समय, बोलते समय। फिर एक व्यवस्था होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए कि पत्रकार सिर्फ तारीफ करे, और मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं बहुत बढ़िया तारीफ कर सकता हूँ।
सबसे पहले अगर किसी को शर्म है, किसी को तारीफ करने में, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन कानून बन जाए संसद से कि जो भी पत्रकार बनेगा वो सिर्फ तारीफ करेगा। अगर आप सिर्फ तारीफ करेंगे हाँ। तो मैं आपकी लाइन बोलती हूँ कि बाहर के दर्शकों मत देखिए, क्योंकि फिर बुरा सिर्फ ये तारीफ करता है, तब वो अच्छा कि वो तब चले जाएंगे। तो कानून बना दीजिए ना कि आप पत्रकार हैं, आप सिर्फ जो भी सरकार रहेगी, जिस भी राज्य में, जिस भी केंद्र में, आप सिर्फ उसका गाना गाएंगे। गाइए गाना गाइए, हमें क्या, हमें तो बड़ा अच्छा रहेगा। पहले भी राजाओं के दरबार में होते थे भाट और वो सब गाते थे, हम भी गा देंगे, वो भी परंपरा इसी देश में। हमको तो कहीं इंग्लैंड से लाना नहीं है नाव से जाके, कैम्ब्रिज से, हम तो यहीं से ले आएंगे। राजस्थान चले जाएंगे, थोड़ा किसी कोर्ट कल्चर का पढ़ लेंगे, इधर से मुगल दरबार से ही पढ़ लेंगे, कुछ पढ़ लेंगे। If you enjoyed that, click up here to support us and down here to subscribe. Be sure to check out our older episodes and the other stuff we do, like Can You Take It, I Agree, panel discussions, comics and animations, and much, much more.